नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी परिवार जीपीएस मंत्रा में। आज जो है हम घटना चक्र का जो कि हम ज्योग्राफी का सीरीज चला रहे हैं, इसका पार्ट नंबर 4 है। कितना है पार्ट नंबर? आज पार्ट नंबर हम 4 कवर करेंगे। इस क्लास में हम जो है भौतिक विभाजन से संबंधित जो भी सवाल इसमें दिए गए हैं उसका हम अच्छे से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए दिया गया है भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में भारत के प्राकृतिक प्रदेश पूरा चुंबकत्व पैलियो मैग्नेटिज्म अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। क्या होती है? प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद दिया गया अल्फ्रेड वैगनर एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकीय अध्ययन के आधार को बनाया गया। यानी अल्फ्रेड वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। क्या है? भारतीय स्थल पिंड जो है, अगर पूछा जाएगा भारतीय स्थल पिंड किसका भाग है तो गोंडवाना लैंड का भाग है। भारतीय स्थल पिंड किसका भाग है तो गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र भी शामिल हैं। यानी भारत के साथ साथ देखा जाए तो भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के क्षेत्र भी क्या है? गोंडवाना लैंड के हिस्सा हैं, ठीक है। आगे देखिए, मध्यजीवी कल्प संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित किया गया है। यानी मध्यजीवी कल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। अगर पूछा जाए कि गोंडवाना भूमि जो है किस ओर विस्थापित होने लगी तो उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल के प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों भारतीय तथा यूरेशियन के बीच स्थित टेथिस सागर की अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गया था। क्या हो गया था? विकसित हो गए। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। क्या करती है? दर्शाती है। और इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ है। हिमालय के तराई क्षेत्र
में पताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। यानी हिमालय के जो तराई क्षेत्र हैं वहाँ पे पताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, टैथिस सागर जो है, टैथिस सागर एक हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी का निर्माण हुआ है। क्या है? एक बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ है। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया है। क्या किया है? अवसादी निक्षेपों द्वारा ये नदियां धीरे धीरे क्या हुआ? भर गया। और इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ है। यानी जलोढ़ निक्षेपों के कारण धीरे धीरे क्या हुआ था? भर गया था, जिसके कारण क्या भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है और प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। क्या है? सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियां एवं चौड़ी घाटियां से बना। क्या है? चौड़ी घाटियां से बना। मेघालय का जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार का बहिस्साई यानी आउटलियर है। और यह एक समतल भूमि है। यह एक क्या है? समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीपीय से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। क्या हुआ है? मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। और भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। क्या हुआ है? उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। यानी भारत की जो भूमि है बहुत अधिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। यानी भारत को जो है 4 नेचुरल प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जैसे नंबर 1 में दिया गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद दिया गया विशाल मैदान, तीसरा में है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा में तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिकी प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। यानी 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया। किसको? भारत को। और प्राकृतिक पूछा जाए तो 4। अब देखिए यहाँ पे 6 जो बांटा गया है, 6 को देखिएगा जो बांटा गया है यहाँ पे लिखा है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी, देखिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, ठीक है पहला। उसके बाद यह उत्तरी भारत का मैदान, यह है उत्तरी भारत का मैदान, उसके बाद दिया गया भारतीय मरुस्थल, उसके बाद दिया गया है प्रायद्वीपीय पठार। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद है तटीय मैदान, उसके बाद है लास्ट में है द्वीप समूह। क्या है? द्वीप समूह। ये 6 उपभौतिक भागों में बांटा गया है।
6 उपभौतिक भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अगले देखेंगे, अगला पॉइंट लिखा है धारवाड़ क्रम की चट्टानों। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है आर्कियन क्रम की चट्टानों और रूपांतरण तथा भ्रंशन के कारण हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है। ये शिलाएं क्या है? अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। यानी इतने प्रकार के क्या होते हैं? खनिज हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। यानी कुडप्पा क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है धारवाड़ चट्टानों के बाद हुआ था। क्या? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम के चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। यानी विंध्यन क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। और विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। यानी विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। यानी भारत का पूछा जाए कि अधिकांश कोयला कहाँ से प्राप्त होता है तो गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। और इस क्षेत्र का जो कोयला होता है उच्च श्रेणी का होता है। यानी सबसे बढ़िया कोयला कह सकते हैं। क्या? सबसे बढ़िया उच्च श्रेणी का कोयला होता है। और यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। और इसमें सल्फर की मात्रा क्या होती है? एकदम न्यून होती है, यानी सबसे कम होती है। आइए इससे देखिए कुछ संबंधित जो है कुछ सवाल दिए गए हैं, इसको देखिए आप लोग। दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 में है कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है, तो किस दिशा में सरका है? ये पूछा जाए कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलखंड सरका है, किस दिशा की ओर सरका है? तो उत्तर की ओर सरका है। ये जो कि हम लोग अभी जो पढ़े थे उसमें देखने को मिला था कि उत्तर की ओर सरका। देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। यानी भारतीय स्थलपिंड किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। क्या थे? एक ही स्थलपिंड में जुड़े थे। कौन कौन? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत, ये सभी क्या थे? एक ही स्थलपिंड में जुड़े थे। मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ है, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ है। जिसमें भारतीय स्थल क्या है? उत्तर की ओर विस्थापित हुआ है। भारतीय देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। क्या था? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या नाम से जानते हैं? तो गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो हमने देखा था कितना? 4। क्या देखा था? कितना? 4। देखिए कौन कौन सा यहाँ पे दिया गया है कि मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जो कि पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा नंबर में है कि विशाल मैदान, तीसरा में प्रायद्वीपीय पठार और चौथा में तट एवं द्वीप। देखिए भारत को 6 उपभौतिक भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्राकृतिक पूछा जाए तो 4, अगर उपभौतिक भूआकृतिक प्रदेशों में पूछा जाए तो 6 भागों में भारत को बांटा गया है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं
पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि तराई भागों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के तराई भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं। धरातल से क्या है? स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता है, और सतह पर क्या होता है? जल निकलता रहता है। परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब पूछा जाए कि पाताल तोड़ कुएं भारत में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं। पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो मेघालय का पठार जो है दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, यानी उसका ही विस्तारित रूप क्या है? दक्कन का पठार। मेघालय का पठार जो है दक्कन का पठार का ही विस्तारित भाग है। ये बिल्कुल क्या है? सही। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई है। कश्मीर घाटी की रचना जो है एक समभिन्नति से हुई है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त से हुई है, यानी गंगा मैदान की रचना जो है एक अग्रगत से हुई है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। आगे देखिए, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। ये क्या है? ये एक बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया गया है। ये चीनी जो दिया गया है, चीनी हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के मिलने से हुई है। क्या है? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से है, ना कि चीनी प्लेट। ये क्या हो जाएगा? 1 और 2 3, 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, मेघालय का पठार जो है ना, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही आउटलियर है, यानी बहिर्षयी भाग है। यह एक समतल भूमि है, जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक यानी अलग हो गया था। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति से हुई है। ये भी क्या? बिल्कुल सही कथन है। सुएज के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप की दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च बलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया और यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्निधि की भांति तथा हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा और बाद में से विशाल मैदानों का निर्माण हुआ था। अब देखिए, यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट जो हम बताए थे कि क्या है? गलत है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई, यानी भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है। क्या चीज़? भारत की ये हिमालय की उत्पत्ति पूछा जाए कि किसके टक्कर से हुई है? तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। तो यहाँ देखेंगे, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। क्या? भौमिकीय दृष्टि से भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। प्राचीन भाग, ये क्या है? बिल्कुल सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित
यानी फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है। हिमालय जो विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वत को प्रदर्शित करता है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। ये भी क्या है, तो बिल्कुल सही है। लिखा है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रियाओं के द्वारा हुआ है। ये क्या है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पे भारत की पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रियाओं द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। जमाव के कारण नहीं हुआ है बल्कि क्या, भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। क्या चीज, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना सेलों में पाया जाता है। यानी भारत में कोयले का विशाल भंडार जो है यहाँ की गोंडवाना सेलों में पाया जाता है और हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों में से एक है। हिमालय जो है विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों में से एक है। भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। क्या है, सबसे प्राचीन भाग है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 में है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, लिखा है दक्कन ट्रैप जो है, दक्कन ट्रैप क्रिस्टेशियस आदि नूतन से है। क्या, इसका मिलान क्या, क्रिटेशियस आदि नूतन से है। उसके बाद पश्चिमी घाट है उत्तर नूतन। उसके अरावली प्री कैम्ब्रियम और नर्मदा ताप्ती जलोनिक्षेप है अत्यंत नूतन से। इसका मिलान सही मिला ऑप्शन नंबर बी है। क्या सही मिला, ऑप्शन नंबर बी। उपयुक्त का देखिए, उपयुक्त का विवरण इस प्रकार, दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई थी। यानी दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति जो है क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई थी। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक यानी उत्तर नूतन काल में हुई थी। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियम युग में हुई थी और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो ये क्या है, भारत का ये मीठे पानी की झील है। क्या यह मीठे पानी की झील है या भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। भारत का जो है सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या है, कुट्टानाड। ये कहाँ पे पड़ता है, केरल में पड़ता है, जो कि बिल्कुल सही आंसर इसका बी होगा। क्या होगा, बी होगा। अगला देखिए, इसका कुछ विश्लेषण दिया गया, इसको देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। यानी पूछा जाएगा केरल का धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो कुट्टानाड या कुट्टानाडु को कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। यानी कुट्टानाड जो है सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड को खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में घोषित किया गया है। यानी वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में इसको क्या किया है, घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, कौन सा क्षेत्र क्या है, मरुस्थल है। क्या सिंधु का क्षेत्र है, गंगा का क्षेत्र है, असम का क्षेत्र है या मध्य भारत का क्षेत्र है। तो पता है कि गंगा क्षेत्र में तो हम लोग ये मरुस्थल के श्रेणी में नहीं आ सकते, क्योंकि ये जो है गंगा का क्षेत्र में खेती वगैरह होता है। ये सिंधु का क्षेत्र जो है पश्चिम की ओर बढ़ती है।
सिंधु के क्षेत्र जो है पश्चिम की ओर होती है, और मेरा भारत का जो मरुस्थल है ये क्या है, भारत के पश्चिम की ओर स्थित है। तो इसलिए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है, और लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? क्या है? नहीं है। तो इसमें कौन सा जिला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ये बिहार बीपीएससी द्वारा ये सवाल पूछा गया है 2019 में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास नहीं है। भूस्तरीय जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। कौन सा है? रोहतास। लिखा है बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय राज्य रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। यानी बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं। दक्षिण पूर्व, देखिए ये दक्षिण पूर्व यानी इस और जितना भी है दक्षिण और पूर्व, इस और जितना भी जिला ये क्या है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें से देखिए कौन सा है? मुंगेर है, नवादा है, जमुई है। जमुई जिले शामिल है, यानी मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले शामिल है। ये क्या है? मुंगेर, जमुई और नवादा, ये तीनों क्या है? धारवाड़ जिले भूस्तरीय रचना वाला है। क्या है? बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिले दक्षिण पूर्व बिहार में के अंतर्गत आते हैं, और इनमें मुंगेर, नवादा और जमुई शामिल है। वही रोहतास जो है दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग, और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है, और बिहार में विभिन्न भूस्तरीय रचना कैमूर, सोन नदी घाटी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बिहार में विभिन्न भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कौन सा प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो कौन सा प्रणाली है? तो गोंडवाना क्या है? भारत में नवीनतम है। ठीक है, इसका देखिए कुछ विश्लेषण इसमें दिया गया, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए आप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों की रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें क्या पाए जाते हैं? सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज पाए जाते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। यानी विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, और धारवाड़ क्रम की कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। ठीक है, इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है, और विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण वह भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। यानी भारत का जो अधिकांश कोयला जो है गोंडवाना क्षेत्र से ही हम लोग प्राप्त करते हैं, और इस क्षेत्र में जो है उच्च श्रेणी के कोयले पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्या होता है? सबसे उच्च श्रेणी के कोयले पाए जाते हैं, और जो क्या है? बिटुमिनस, यहाँ पे सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले प्राप्त होती है, और यह इसमें सल्फर की मात्रा ना के बराबर रहती है, यानी सबसे कम रहती है। अगला टॉपिक देखिए, लिखा है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, भारत की उत्तरी सीमा में विस्तृत
हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन बलुत पर्वत श्रृंखला है। यानी भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय स्थल रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन बलुत पर्वत श्रृंखला है। और ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैली है। क्या है? फैली है। क्या देखिए, भारत का जो नक्शा है, मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, तो ये हमारा क्या है? पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व, यानी इधर ब्रह्मपुत्र नदी है और इधर क्या है? सिंधु नदी है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या फैली है? उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा बनावट के दृष्टिकोण से नवीन पर्वत श्रृंखला। और यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय क्या है? हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। उसके बाद हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, औसत चौड़ाई देखा जाए तो लगभग 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करती है। यानी हिमालय की अगर लंबाई देखा जाए तो 2500 किलोमीटर की लंबाई है। अगर चौड़ाई की बात की जाए तो औसत चौड़ाई जो है लगभग 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। और इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में 400 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई की बात की जाए कश्मीर में तो 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में क्या घटकर क्या हो जाती है? मात्र 150 किलोमीटर रहती है। यानी जब होती है, यानी पश्चिम से जब पूर्व की ओर जाती है तो ये क्या करती है? इसकी चौड़ाई घटती जाती है। सबसे पश्चिम में ये कश्मीर जो है, कश्मीर में सबसे अधिक इसकी चौड़ाई होती है 400 किलोमीटर। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई मात्र 150 किलोमीटर बसती है। भारत के प्रमुख हिमालय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है। तो भारत के प्रमुख हिमालय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा जम्मू कश्मीर। क्या आएगा? जम्मू कश्मीर। उसके बाद लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। क्या? त्रिपुरा। इनके अलावे असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा देखा जाए पूर्वी भाग की ऊंचाई में तो अधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, अधिक मतलब विविधता देखने को मिलता है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। यानी हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं इसको देखिए। लिखा है पहला ट्रांस हिमालय यानी तिब्बत का क्षेत्र, ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र। बृहद हिमालय, महान हिमालय। बृहद हिमालय यानी बड़ा हिमालय, लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय, और बरहा या उप हिमालय तो इसको क्या नाम से जानते हैं? शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है। क्या है? उत्तर से दक्षिण क्रम में। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ था। यह ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान जो है क्रिटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ था। और इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। क्या है? इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान
हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान जो है टार्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। इस प्रकार की यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है और हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान जो है टार्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी श्रेणी में जिसका निर्माण ओलिगोसिन 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ था और उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग 14 मिलियन वर्ष पूर्व में तथा शिवालिक सबसे नवीन श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। अगला देखा जाए तो आगे देखिए हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं और यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिससे लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। क्या है? सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। आगे बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे महान हिमालय क्या है? महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। महान हिमालय पर स्थित है एवरेस्ट, जो कि क्या है? विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह कहाँ है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। और कंचनजंगा जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यानी कंचनजंगा की बात की जाए तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। और यह पूर्व में तीस्ता नदी, यह क्या है? पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में ताम्बुर नदी के बीच स्थित है। तीस्ता नदी पूछा जाएगा किस नदी के बीच है? तो तीस्ता नदी और ताम्बुर नदी के बीच स्थित क्या है? कंचनजंगा, जो कि क्या है? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? तो कंचनजंगा है। कौन सी नदी के बीच है? तीस्ता और ताम्बुर नदी के बीच है। तीस्ता और ताम्बुर नदी के बीच है। देखिए अन्नपूर्णा चोटी जो है, अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। कहाँ पे? उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। अब पूछा जाएगा कि धौलागिरी चोटी जो है कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ बताएंगे हम लोग? नेपाल में बताएंगे। और अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति भी क्या है? उत्तर मध्य नेपाल में स्थित है। क्या है? उत्तर नेपाल में स्थित है, उत्तर मध्य नेपाल में स्थित है। अगला पॉइंट देखना है कि महान हिमालय की वलय की प्रकृति असममित है। क्या? असममित है। क्या है? असममित है। उसके बाद अगला, हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। क्या है? हिमालय के इस भाग का क्रोड क्या है? ग्रेनाइट का बना है। और यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। यह श्रृंखला क्या रहती है? बर्फ से हमेशा ढकी रहती है। और इसमें बहुत से हिमानियों का प्रवाह होता है और इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। क्या? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ क्या है? सतत वाहिनी है। अगला देखिएगा, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय कहते हैं। यानी महान हिमालय के दक्षिण में स्थित जो श्रृंखला है उसको क्या नाम से जानते हैं? तो लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय को लघु हिमालय या मध्य हिमालय के भी नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे है? महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अगला देखेंगे, अगला लाइन क्या है? क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। यानी इसका जो निर्माण है मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है और इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से
4500 मीटर के बीच तथा 60 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। तो यहाँ पे लघु हिमालय की बात किया जा रहा है कि लघु हिमालय जो है इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है और जिनकी लंबाई क्या है 3700 मीटर से 4500 मीटर तक इसकी लंबाई है। क्या है इसकी ऊंचाई की बात की जा रही है तो 3700 से लेके 4500 मीटर तक किसकी ऊंचाई की बात की जा रही है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय की बात की जा रही है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय जो है महान हिमालय के दक्षिण की ओर स्थित है और इसकी चौड़ाई की अगर बात की जाए मध्य हिमालय की तो 60 से 80 किलोमीटर के बीच इसकी क्या है चौड़ाई है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला क्या है, पीर पंजाल श्रृंखला जो है सबसे लंबी है। मध्य हिमालय में भी बात की जाए कि पीर पंजाल श्रृंखला जो है सबसे लंबी है। बात किया जाएगा कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है तो क्या आंसर हो गया पीर पंजाल। क्या होगा पीर पंजाल। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है धौलाधर श्रृंखला और महाभारत श्रृंखला भी क्या है महत्वपूर्ण है और इसी श्रृंखलाओं में कश्मीर की घाटी, इसी श्रृंखलाओं में क्या है कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी स्थित है। क्या है इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां भी स्थित है। आगे देखिए हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखलाओं को शिवालिक कहा जाता है। यानी हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम लोग क्या नाम से जानते हैं तो शिवालिक के नाम से जानते हैं और इनकी ऊंचाई यानी इनकी चौड़ाई की बात की जाए तो 10 से 50 किलोमीटर चौड़ाई इसकी क्या है सबसे कम है कितना 10 से 50 किलोमीटर। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 900 से 1100 मीटर है। क्या है 900 से 1100 मीटर है। इसकी ऊंचाई की बात की जाएगी तो कितना हो जाएगा 900 से 1100 मीटर किसका शिवालिक का। अगर मध्य हिमालय की ऊंचाई की बात की जाएगी तो 3700 से लेकर 4500 मीटर और मध्य हिमालय की चौड़ाई की बात की जाएगी तो 60 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच इसकी चौड़ाई है। ठीक है अगला देखेंगे ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। यानी यह श्रृंखला जो है यानी शिवालिक की बात की जा रही है कि शिवालिक जो है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला यानी हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला क्या है शिवालिक है और इनकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर के बीच इसकी क्या है चौड़ाई है। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई है और ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मध्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा यानी यह श्रृंखला यानी शिवालिक श्रृंखला जो उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है और निम्न हिमालय यानी लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। यानी मध्य हिमालय या निम्न हिमालय या क्या बोलते हैं निम्न हिमालय या ये शिवालिक निम्न हिमालय या शिवालिक के बीच में जो घाटियां हैं उसको क्या नाम से जानते हैं दून के नाम से जानते हैं। निम्न हिमालय यानी लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच जो घाटियां उसको हम दून के नाम से जानते हैं। जैसे कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून है कोटली दून है और अन्य भी है यहाँ पे दिया गया इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक पाटली दून है देहरादून कोटली दून पाटली दून ठीक है। देहरादून देखिए देहरादून कोटली दून और पाटली दून कितना है ये नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है समतल मैदान को भावर कहा जाता है। ये शिवालिक के क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु और पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को हम लोग भावर के नाम से जानते हैं। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। क्या है कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित एक मेखला है। कंकड़ और बाजरी के सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसी में लुप्त हो जाती है।
यानी इसका मात्रा इतना ज़्यादा होता है कि नदियाँ जो है यहाँ पे लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी सूखी घाटी ही दिखाई देती है। और धरातल पे क्या दिखाई देती है? सूखी घाटी ही दिखाई देती है। भावर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। यानी भावर मैदान की जो चौड़ाई है पूर्व में कम और पश्चिम में अधिक पाई जाती है। पूर्व में कम और पश्चिम में अधिक पाई जाती है। भावर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, जिसे क्या नाम से जानते हैं? तराई के नाम से जानते हैं, तो जिसे तराई कहते हैं। अगला देखेंगे कि महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। महान हिमालय के उत्तर में क्या है? ट्रांस हिमालय स्थित है। ठीक है। पाँवी की गांठ ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। पाँवी की गांठ कहाँ पे? ट्रांस हिमालय में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय का ही भाग है। अगर पूछा जाएगा कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये किसका भाग है, तो ट्रांस हिमालय का ही भाग है। ट्रांस हिमालय कहाँ है? तो महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। किसका भाग है? देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर किसका भाग है? तो महान हिमालय, ये क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय का भाग। ट्रांस हिमालय कहाँ पे है? तो महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है। अगला देखिए, हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थित है। यानी हिंदू धर्म का जो पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थित है। या ट्रांस पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में कौन सा पर्वत स्थित है? तो कैलाश पर्वत है, जो कि क्या? हिंदू धर्म का पवित्र पर्वत है। कौन सा? कैलाश पर्वत, जो कि ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थित है। अगला देखिए, हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया। हिमालय को जो है पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया और इन वर्गीकरण को नदी घाटियां की सीमाओं के आधार पर किया गया। यानी नदी जो बहती है उसकी सीमाओं के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है। ठीक है। आगे देखिए, कौन कौन से नदी के इसको विभाजन करती है। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे दिया गया सतलज एवं सिंधु नदी। ठीक है। सतलज एवं सिंधु नदी के बीच के भाग को हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सतलज एवं सिंधु नदी के बीच कौन सी हिमालय पाई जाती है? तो पंजाब हिमालय पाई जाती है। अगर पूछा जाएगा कि पंजाब हिमालय जो है किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। सतलज और सिंधु के बीच स्थित है कौन सी हिमालय? तो पंजाब हिमालय स्थित है। ठीक है। अगला देखिए, पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल या हिमालय नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ फिर सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। पूछा जाएगा कि कुमायूं हिमालय जो है किन दो नदियों के बीच है? तो सतलज और काली। देखिए, सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, उसके बाद सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय। सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। कुमायूं हिमालय किसके बीच स्थित है? तो सतलज और कुमायूं हिमालय के बीच क्या है? स्थित है। कौन सी? तो कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदियों के बीच कौन सी हिमालय स्थित है? तो कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। और सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय स्थित है। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय और सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। ठीक है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। यानी काली और तीस्ता के बीच अगर बात की जाए तो नेपाल हिमालय। कौन सी हिमालय? नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के बीच बात की जाए तो असम हिमालय। कौन सा हिमालय? क्या है? असम हिमालय। तीस्ता एवं दिहांग के बीच असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो फिर से एक बार देखेंगे हम यहाँ पे कि सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, और उसके बाद ये सतलज और
क्या है, काली, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय, और क्या है, काली और तीस्ता, काली तथा तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, काली तथा तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच असम हिमालय। कितना हिमालय, 4 भागों में दिख रहे हैं। पंजाब हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। देखिए अब सिंधु सतलज कुमायूं, सिंधु सतलज पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, ठीक है। सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय के नाम से जानते हैं। इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। क्या बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है। दिहांग महाखंड यानी गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाती है। दिहांग महाखंड यानी गॉर्ज के बाद हिमालय जो है दक्षिण की ओर बहुत तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। यानी इस तरह क्या होता है, इधर से आया और इस तरह फैल गया, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ से आई, हिमालय से सबसे पूर्वी सीमा बनाते हुए दिहांग महाखंड को, ये महाखंड गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए पूर्वी सीमा बनाती है। ये क्या है, भारत का एक पूर्वी भाग है, ठीक है, फैल जाता, और इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। इन्हें क्या नाम से जानते हैं, पूर्वी पहाड़ियाँ या पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। ये कहाँ से होकर गुजरती है, उत्तर पूर्वी राज्यों से, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे देखिएगा, पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ जो अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में पटकाई, नाग, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ भी शामिल है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला देखिए, भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। भारत के लिए जो है हिमालय का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता और सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। देखिए अब बताया जा रहा है कि हिमालय का क्या महत्व है भारत के लिए। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व क्या है, बहुत बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती, बताया जा रहा है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का क्या होता, अनुभव होता, ठीक है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से क्या होता, भिन्न होता। यानी जो हम लोग देख रहे हैं वो उससे थोड़ा भिन्न देखने को मिलता, ठीक है। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। क्या बनता है, हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियां अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है, ठीक है। साथ ही जो हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाले सिंधु गंगा एवं उनके सहायक नदियां अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण लाइन है अटल टनल। अटल टनल क्या है, अटल टनल जो है 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पंजाल श्रृंखला में स्थित है और यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से क्या करती है, जोड़ कर रखती है। यानी अटल टनल जो है
9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीरबंजार श्रृंखला में स्थित है और यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। और इसका निर्माण जो देखिए कौन किया था, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था। इसका निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। यानी इसकी आधारशिला जो है वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने इसकी क्या रखी थी? आधारशिला रखी थी, जो कि 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। यानी इसकी जो आधारशिला रखी थी ये अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में रखे थे और इसका जो उद्घाटन किए थे 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पे हिमालय के अनुदैर्ध्य उत्क्रम लिखा। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम एवं भ्रंश दरार पाए जाते हैं। क्या? हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम एवं भ्रंश दरार पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है और मेन फ्रंटल थ्रस्ट एवं मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय यानी शिवालिक का विस्तार है। मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य क्या है? शिवालिक का विस्तार है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट एवं मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार। क्या है? लघु हिमालय का विस्तार है। उसके बाद इसके ऊपर बृहद हिमालय जिसे सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है। क्या? इसके ऊपर क्या है? बृहद हिमालय जिसे सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन कहा जाता है और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के ऊपर HHC हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन स्थित है। क्या? हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन स्थित है। तिब्बत हिमालय टेथियन हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। क्या है? अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिंचित क्षेत्र, इंडस सांगपो सुतुर जोन, ITSZ अवस्थित है। ITSZ या इंडस सांगपो सुतुर जोन के उत्तर में ट्रांस हिमालय हैं। क्या है? ट्रांस हिमालय और इन उत्क्रम क्षेत्रों को अवस्थित तथा हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है और इस क्षेत्र से प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। चलिए इससे संबंधित कुछ सवाल दिए गए हैं, इसको हम कवर करेंगे। दिया गया है कि निम्न वक्तव्यों को प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट से कीजिए। क्या कीजिए? नीचे दिए गए कोट से कीजिए। पहला है कथन में दिया गया हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। क्या यह कथन सही है? तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां क्या है? सतत वाहिनी हैं। अगला देखेंगे कारण। इसका कारण में दिया गया है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। हिमालय जो है अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ये भी क्या कथन? ये कारण भी क्या है? बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है, देखिए A तथा B दोनों सही है, दोनों तो बिल्कुल सही है। R A की सही व्याख्या करता है। R जो है क्या इसकी व्याख्या, इस दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है? हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, क्या ये दोनों में कुछ रिलेशन बन रहा है? ये तो क्या है? बिल्कुल अलग है। यानी ये जो क्या है ये की सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल नहीं करता है। ए और R दोनों सही है, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। क्या करता है?
नहीं करता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। क्या है? सभी नदियां क्या है? सतत वाहिनी है। और इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोतों का हिमालयों में अस्तित्व होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त करता है। यानी देखिए यहाँ पे हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। ठीक है, इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोतों का हिमालयों में स्थित होना है। क्या है? हिमालयों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। क्या करता है? दक्षिण पश्चिमी से ही प्राप्त करता है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या कीजिए? निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या है? सतत वाहिनी है। बिल्कुल सही है। हिमालय से जो भी नदियां निकल रही क्या है? सतत वाहिनी है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों से ही अस्तित्व है। क्या है? हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में ही स्थित है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। दोनों क्या है? सही है। ए और आर दोनों सही है। हिमालय से निकलने वाली नदियों का सतत वाहिनी है। ठीक है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। यानी दोनों में क्या रिलेशन में बन रहा है? तो ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, आर ए की क्या कर रहा है? पुष्टि करता है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है। हिमालय की जो रचना हुई है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहत हिमालय श्रेणी। क्या बृहत हिमालय श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय या धौलाधर श्रेणी? क्या हो जाएगा? बृहत हिमालय श्रेणी। उपयुक्त विकल्पों के अनुसार बृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी ओलगोसिन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व, 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी सबसे प्राचीनतम, सबसे पहले कौन हुआ था? तो बृहत्तम हिमालय श्रेणी ओलगोसिन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी मध्यमायुषीन 14 मिलियन वर्ष पूर्व, तथा शिवालिक सबसे नवीनतम है प्लायोसिन युग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व। बृहत लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टार्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ था। अगला सवाल देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती, क्या होती? नहीं होती, तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है कि देश के अधिकांश भागों में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का क्या होता? अनुभव होता, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो। ठीक है, अगला देखें। अगला लाइन ये क्या है? 1 नंबर बिल्कुल सही है। अगला, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। क्या होता? वंचित होता, यानी नहीं मिलता। सिंधु गंगा मैदान से इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा नहीं मिलती। ये हिमालय पर्वत है, इसी के कारण क्या उससे जो आती है, जब वो जल लेके आती है, साथ में क्या सुविस्तृत जलोढ़ मृदा साथ में लाती है। ये भी क्या होता है? अगर नहीं रहता तो इससे क्या रहती है? वंचित होता है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। बिल्कुल, मानसून का जो प्रतिरूप अभी वर्तमान में देखने को मिलता है, अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता? मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। या इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। क्या होता? नहीं होती तो क्या होता? अनुभव होता।
सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता और हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियों अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। क्या करती है? जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। आइए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो भावर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? भावर के नाम से जानते हैं। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर के नाम से जानते हैं। क्या किसके नाम से? समतल मैदान को भावर कहा जाता है। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। क्या है? निर्मित मेखला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है कौन सा? तो शिवालिक है। कौन सा है? शिवालिक। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। कहाँ पे है? शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है और ये हिमालय के सबसे दक्षिण श्रेणियां हैं और शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां क्या है? स्थित है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? क्या अरावली का है, पश्चिमी घाट का, क्या हिमालय का या सतपुड़ा का? तो हम लोग जानते हैं कि शिवालिक पहाड़ियां जो है हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है। क्या इयोजोइक में हुआ है? इयोजोइक काल में हुआ है? क्या पैलियोजोइक काल में हुआ है? मेसोजोइक काल में हुआ या सेनोजोइक काल में हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ? सीनेजोइक काल में हुआ है। शिवालिक या ब्राह्म हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसिन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ है। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई लगभग कितना पढ़े थे? 900 से 1100 मीटर। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई हम लोग पढ़े थे 900 से 1100 मीटर। इसलिए यहाँ पे स्टार दिया गया क्योंकि 900 से 1100 मीटर, इसमें कहीं भी नहीं दिया। देखिए, उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है और जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। क्या है? 900 से 1100 मीटर के मध्य है। ठीक है। हालांकि शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई प्रादेशिक विभिन्नता भी पाई जाती है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। दिया गया है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? कुमायूं हिमालय जो है किन नदियों के बीच है? अभी जस्ट इसको हमने पढ़ा था। तो किसके बीच है? सतलज एवं काली के बीच। सतलज एवं काली के बीच। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। ठीक है।
सिंधु सतलज के बीच, पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच, सतलज काली के बीच कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। क्या है? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और इसके बीच तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय। क्या है? असम हिमालय। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है, लगभग देखने को मिलता है कि इस तरह का सवाल कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? तो सतलज और काली के बीच है। सिंधु और सतलज किसके बीच है? तो पंजाब हिमालय के बीच है। काली तीस्ता किसके बीच है? काली तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय है? तो नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच कौन सा हिमालय है? तो असम हिमालय। अगर पूछा जाए कि असम हिमालय किन दो नदियों के बीच है, तो क्या आंसर, सही आंसर हो जाएगा तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। नेपाल हिमालय किसके बीच है? तो काली और तीस्ता के बीच है। पंजाब हिमालय किसके बीच है? तो सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित है। चलिए देखिए यहाँ पे कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के बीच है ना। कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदियों के बीच है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। यानी सिंधु और सतलज नदियों के बीच जो हिमालय है उसको हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। काली और तीस्ता नदियों के बीच जो है स्थित है उसको नेपाल हिमालय के नाम से, काली और तीस्ता के बीच जो है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच जो है उसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक शैल क्षेत्र, शिवालिक जो है शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है किसका? तो मध्यभूमि स्थिति का, गिरिपथ की स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, अनुसमुद्रीय स्थिति का। इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिपथ की स्थिति का, गिरिपथ की स्थिति का। भावर मैदान शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ, यानी भावर का मैदान जो है शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु और पूर्व में तीस्ता के बीच फैला। इसकी जो चौड़ाई है 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई है। इस मैदान का निर्माण कंकड़ एवं बजरी के जमाव से हुआ। यहाँ इसका जो निर्माण हुआ है किसके कारण हुआ है? कंकड़ एवं बजरी के जमाव के कारण हुआ है। आज जो है आज यहीं तक रखेंगे और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आशा करते होंगे कि 11 नंबर तक जो भी हम सवाल किए हैं उसको अच्छे से हम देखने का प्रयास किए हैं। और कोई भी आप लोग को दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम जो इसका इम्प्रूवमेंट अगले क्लास में कर सकें। और आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि और लोग इस क्लास का लाभ ले सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।